हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। सो आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। ओके, तो जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, 0 to हीरो सीरीज फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड RMS एंट्रेंस एग्जाम, जहां हम आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करते हो, हम इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। बिल्कुल हम आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हमारा जो एम है वो हर एक बच्चे तक कॉन्सेप्ट पहुंचाना है। ठीक है, जितना हम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना और वहाँ पे ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो जो हमारा साउंड वाला चैप्टर चल रहा था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, राइट। हमने कुछ साउंड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि कैसे प्रोड्यूस होती है ना, कैसे वाइब्रेशन वगैरह वेव के बारे में पढ़ा था कि साउंड एक टाइप की वेव ही होती है, जिसे आप क्या कहते हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हो। वो आपने अच्छे से देख लिया होगा, जिसने देखा है इसको एक बार ही देख लेना और क्वेश्चन को रेडी कर लेना। आज हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स रिलेटेड टू साउंड। ठीक है, कि हम इसको साउंड ना करके अगर हम इसको वेव ही कर दें, इसको कैसा लगे। अरे बेटा, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अभी साउंड हटा के वेव ही कर दूं, क्योंकि आपको पता है कि साउंड भी एक टाइप की वेव ही है ना, तो ये सारी जो भी मैं आप यहाँ पे हम थोड़ी बहुत जो 2-4 टर्म्स पढ़ेंगे वो हर किसी वेव के लिए एप्लीकेबल होगी, राइट। क्योंकि साउंड भी एक वेव है तो ऑब्वियसली साउंड के लिए भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, वेवलेंथ। कल भी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी इंट्रो दिया होगा, है ना। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ, वेव क्या होती है। वेव को आपने बोला था कि सर ये अगर वेव की डायरेक्शन होगी, ये एक वेव होती है ये, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ये आपकी वेव हो जाएगी, है ना, ये आपकी वेव हो जाएगी। इसको आप क्या कहते थे, इसे हम कहते थे क्रेस्ट, और इसे हम क्या कहते थे, ट्रफ। ठीक है, अगर मैं इसे और आगे बढ़ा दूं, और आगे बढ़ा दूं, ये ऐसे फिर और ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा और ये कंटिन्यूअसली ऐसा चलता रहता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो ये क्रस्ट है, ये नीचे वाला ये क्या है, ये ट्रफ है, जिसे आप सिरिंज कहते थे, इसे आप गर्त कहते थे। क्रस्ट ट्रफ ही याद रख लो, राइट। तो जो ये क्रस्ट और ट्रफ होता है आपके यहाँ पे, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ क्या होने वाली है, देखो यहाँ से ये वेव स्टार्ट हो रही है, वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ नीचे जा रही है, फिर यहाँ पे आ रही है। देखो ये स्टार्ट यहाँ से हुई थी और फिर जब ये यही इसी वाली पोजीशन पे आ जाएगी तो हम इसे कहते हैं क्या, हम इसे कहते हैं वन वाइब्रेशन। पहले तो वो समझ लो कि वन वाइब्रेशन क्या होता है। ठीक है, वन वाइब्रेशन, या इसे आप वन साइकिल भी कहते हो, वन वाइब्रेशन, वन साइकिल। ठीक है, मैंने क्या बोला, वेव जहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक बार यहाँ ऊपर जा रही है, फिर यहाँ नीचे, फिर यहीं पे जब ये जो इसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी ये थी, तो जब ये फिर से यहीं पे आ जाएगी, इसे हम कहेंगे वन वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर जब ये यहाँ से स्टार्ट हो रही, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहीं पे आ गई, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि टू वाइब्रेशन या टू साइकिल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या हो रहा है, आपका वन वाइब्रेशन हो रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, वन वाइब्रेशन या वन साइकिल हम इसे कहेंगे। या आपने पेंडुलम में भी देखा होगा, अगर मैं उसे दिखाऊं आपको। ठीक है, ये आपका पेंडुलम होता है, ये इसकी मान लो ए पोजीशन है, आपने इसे यहाँ को खींचा, ध्यान से देखना, एक रस्सी पे एक पत्थर बांधना, उसे एक साइड खींचना, आपने इसे यहाँ खींचा तो ये यहाँ चला गया। ठीक है, अब आपने इसे छोड़ दिया, ये पोजीशन बी होगी मान लो, आपने इसे छोड़ दिया तो ये यहाँ नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, ये सीधे यहाँ तक आएगा। समझ पा रहे हो, ये यहाँ आएगा, पहले आपने यहाँ को खींचा फिर छोड़ा तो ये यहाँ तक आएगा, फिर ये जब वापस जाएगा, ऑब्वियसली ऐसे ऐसे करता रहेगा। जब ये वापस जाएगा तो जिस टाइम ये ए पे आ रहा होगा, जिस टाइम ये ए पे आ रहा होगा उसको हम वन वाइब्रेशन कहेंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ गया, यहाँ से फिर ये यहाँ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पे रुक रहा होगा एक बारी के लिए तो उसे हम वन वाइब्रेशन कहेंगे। सेम थिंग मैंने आपको वेव का डायग्राम बना के दिखा। आई बात समझ में, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से आप वन साइकिल कहोगे, राइट। और वन वाइब्रेशन भी सीखोगे, वाइब्रेशन और साइकिल आपको क्लियर होगी, दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, आप से वेव लेंथ को देखो, ये है वेव, ये है वेव, ये है वेव, उसकी लेंथ है,
उसी को हम वेवलेंथ कह दे रहे हैं और इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। भले ये इंपॉर्टेंट है, पता कर तो लैम्डा एक सिंबल होता है, लैम्डा कहते हैं इसे, ये उल्टा वाई जो होता है, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हो, उसके आप डिफाइन कर सकते हो शॉर्ट में, लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ वन साइकिल और वन वाइब्रेशन। लेंथ ऑफ वन साइकिल वन वाइब्रेशन तो हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। या आप ये भी कह सकते हो कि सर जो एक क्रस्ट है, ठीक है, और जो दूसरा क्रस्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को आप वेवलेंथ कहोगे। कि सर जो ये ट्रफ है और जो आपका ये वाला ट्रफ है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को आप क्या कहोगे, वेवलेंथ कहोगे। तो आप यहाँ पे ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, जनरली आपको यही लिखा रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, सक्सेसिव मीन्स क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव crest एंड ट्रफ। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, सक्सेस का मतलब होता है जो एक के बाद एक आता है, जो कंटिन्यू आता है, ठीक है। अब यहाँ तो कई सारे वो होंगे ना, ये क्रेस्ट तो कई सारे, तो वेव तो पता नहीं कहाँ तक जा रही होगी, तो ऐसा नहीं कि आपने एक क्रेस्ट ले लिया, एक कहीं दूर का ले लिया। सक्सेसिव जो उसके बाद जस्ट बाद आ रहा होगा, इसके जस्ट बाद ये है, इसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। कभी कभी इसकी यूनिट आपसे पूछी जाती है कि वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मतलब वेवलेंथ को हम किस में मेजर करते हैं। ऑब्वियसली आपको दिखा होगा कि सारे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जनरली क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, मीटर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमने पढ़ लिया वेवलेंथ, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी, और ये मैंने आपको कल बताया था कि हम ये क्या करते हैं, वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो सेकंड टर्म आएगा, आपका सेकंड टर्म है आपके यहाँ पे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, अच्छा इसको हिंदी में ना, वेवलेंथ को हिंदी में तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक है, खतरनाक नाम है। और एम्पलीट्यूड को हिंदी में आप क्या कहते हो, आयाम कहते हो, ठीक है, हिंदी में आप इसे आयाम कहते हो। अब सर ये एम्पलीट्यूड होता क्या है, देखो फिर वही वेव का फंडा करेंगे। ये आपकी वेव है, ये आपने इसे वेव दिखा दिया, अब मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इतना ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये है इसके क्या, सेंट्रल पोजीशन, ये हर जगह सेम होगी क्योंकि ये कंटिन्यू जा रहा है, इसे आप कह सकते हो क्या, सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन। या इसे आप मीन भी कह सकते हो, मीन पोजीशन भी कह सकते हो, मीन मतलब बीच का। और जो ये क्रेस्ट होते हैं इनको हम यहाँ पे एक्सट्रीम कह सकते हैं। एक्सट्रीम सिर्फ इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये सबसे टॉप यहीं पे तो एक्सट्रीम हो गया कि वो एक्सट्रीम चला गया, ठीक है, एंड चला गया मतलब, और यहाँ का ये भी क्या होगा, एक्सट्रीम होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी किसकी, क्रेस्ट, जो ये मीन है, सेंट्रल पोजीशन है, और जो ये एक्सट्रीम है, कितनी दूर तक जा रहा है, उसे आप क्या कह देते हो, एम्पलीट्यूड कह देते हो। इसे आप क्या कह देते हो, एम्पलीट्यूड कह देते हो। अभी दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, वहां से क्लियर हो जाएगा। पहले आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड पे चलो, पहले वही बता देता हूँ। मान लो ये आपका क्या था, ये आपका पेंडुलम था, बोला था पेंडुलम था, ठीक है। पेंडुलम क्या होता है, एक छोटा पत्थर रस्सी पे बांधो, पेंडुलम बन गया, ठीक है। आपने इसे यहाँ से खींचा, ये यहाँ आया, आपने छोड़ा, ये यहाँ आया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ये क्या है आपका ए पॉइंट, ये इसका मीन पोजीशन थी जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। आपने इसे खींचा तो ये यहाँ से कितनी दूर तक जा रहा होगा, या यहाँ से कितनी दूर तक जा रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे, ठीक है। उसे हम उसका एम्पलीट्यूड कहेंगे कि अपने मीन पोजीशन से कितनी दूर जा रहा है, राइट। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, या तो आप ऐसा लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, ये डिस्टेंस मीन एंड एक्सट्रीम। या आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि वो कितनी दूर जा रहा है, वहां से कितना हट रहा है, फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन। दोनों का मीनिंग सेम है, राइट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंट्रल पोजीशन, ये देखो ये इसके सेंट्रल पोजीशन थी, यहाँ से ये कितनी दूर तक जा रही है, उसे आप उसका एम्पलीट्यूड कहते हो, ठीक। कितनी दूर तक जा रही है उसे आप उसका एम्पलीट्यूड कहते हो। क्लियर आ रहा है, हाँ या ना, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे भी ये भी क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, जिसे आप आयाम कह देते हो। क्लियर है बात, इसे मैंने आपको पेंडुलम से भी समझा दिया। वेव से इसमें कुछ नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ जो वेव है वो अपनी सेंट्रल पोजीशन से कितनी दूर जा रही है, उसके पार्टिकल कितनी दूर तक वाइब्रेट कर रहे हैं, ये समझ लो, इसी को आप क्या कहोगे, उसका एम्पलीट्यूड कहोगे, ठीक है।
अब एम्पलीट्यूड की यूनिट की बात करो तो एम्पलीट्यूड की जो यूनिट होगी वो भी मीटर ही होगी, क्योंकि यहाँ पे तो डिस्टेंस की बात हो रही है। ओके चलो नेक्स्ट होगा, इसके बाद आपका आएगा, इसको मैं रब कर देता हूँ, इसके बाद आपका आएगा टाइम पीरियड। ठीक है, देखो मैं आपको वो चीज बताऊंगा ना जो आप कहीं नहीं पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो, ये थर्ड है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, इसे आप टी से डिनोट करोगे, एम्पलीट्यूड को आप ए से डिनोट करोगे। जब आप 9th 10th क्लास में जाओगे, 11th क्लास में जाओगे, वहां आपको इस पे क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, मतलब पूरे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। अब यहाँ पे टाइम पीरियड देखो, टाइम पीरियड क्या है, ये वेव का फंडा तो सेम रहेगा, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है वो क्या कहता है, ठीक है, एक बार इसको लिख लो, टाइम टेकन टू कंप्लीट, अब तो आपको समझ आ ही जाएगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल और वाइब्रेशन। बोलो आई बात समझ में? बोला टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल और वन वाइब्रेशन। ठीक है, कि जो ये वेव है, ठीक है, ये एक वाइब्रेशन, एक साइकिल कितने टाइम में पूरा करती है, उसे आप उसका टाइम पीरियड कहते हो। मतलब यहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, क्योंकि इसी को हमने एक साइकिल बोला, वन वाइब्रेशन बोला, कितना टाइम लगता है, उसी को आप टाइम पीरियड कहते हो। पेंडुलम को देखो, आपने यहाँ खींचा, यहाँ आया, यहाँ छोड़ा, यहाँ आया। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है, उसको आप क्या कह देते हो, उसका टाइम पीरियड कहते हो। कि एक वन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में आपको कितना टाइम वहां पे कंज्यूम हो रहा है, कितना टाइम वहां पे लग रहा है, उसी को आप क्या कहते हो, उसका टाइम पीरियड कह देते हो। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट होती है टाइम पीरियड की, इसे आप आवर्तकाल भी कहते हो। टाइम पीरियड को हिंदी में आप आवर्तकाल कहते हो। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी यूनिट भी होगी, आपको पता है सर यहाँ पे टाइम की बात हो रही है कि कितना टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगी, सेकंड होगी। ठीक है, सेकंड ही होगी। अब यहाँ पे हम आवर, वैसे तो जो टाइम होता है उसकी यूनिट आवर भी होती है, मिनट भी होती है, यहाँ पे आवर तो लेंगे नहीं ना, आवर में तो पता नहीं कितने सारे वाइब्रेशन हो जाएंगे तब तक। ठीक है, ये क्लियर हो गया। लास्ट इसमें जो आपका टर्म आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, चलो इसको रवि कर देता हूँ। लास्ट आएगा आपका फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी वर्ड तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, है ना, बहुत सुना होगा आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं आप क्लास की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली बढ़ेगी, तो इसमें लिख लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप हिंदी में कहते हो आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को आप हिंदी में क्या कहते हो, आवृत्ति कहते हो। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी, पहले टाइम पीरियड आपने क्लियर कर लिया कि एक सेकंड वाइब्रेशन, मतलब कि वाइब्रेशन को होने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब हम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, ठीक है, कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो सकते हैं, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन होंगे उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकेंड, ठीक है, कि एक सेकंड पर सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं वहां पे, उसी को आप क्या कहोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कहोगे। या कहीं पे साइकिल भी लिखा होगा कि नंबर ऑफ साइकिल इन पर सेकंड, तो कंफ्यूज मत होना, साइकिल इसलिए मैंने आपको बता दिया, साइकिल यहाँ से यहाँ तक वन साइकिल, मतलब एक पूरा चक्र पूरा हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में ऑब्वियसली, और इसी को वन वाइब्रेशन कह रहे हैं। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो सकते हैं, उसी को आप क्या कहोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कह दोगे। ठीक है, एक बार फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो लिखो, तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताओ, तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट आपकी होती है हर्ट्ज, HERTZ इसे कहते हैं, हर्ट्ज, या इसी को आप कहते हो साइकिल पर सेकंड, इसी को आप क्या कहते हो, साइकिल पर सेकंड कहते हो। इन दोनों को याद रखना, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, साइकिल पर सेकंड कह दो या हर्ट्ज कह दो, राइट, वो क्या हो जाएगा, आपका फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी। इस पे क्वेश्चन आता है, आ भी रखा है, देख लेना। ओके, इसके बाद जो एक चीज देख लो, इसको फ्रीक्वेंसी समझ आई, चलो इसी पे मैं समझा देता हूँ। वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, अब मुझे बताना एक सेकंड में। ठीक है, वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है। यहाँ पे पहली बात मुझे बताओ, वाइब्रेशन कितने हो रहे हैं पूरी वेव में, यहाँ से यहाँ तक जाने में वाइब्रेशन कितने हो रहे हैं? सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे दो वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वन, यहाँ से यहाँ तक टू। ठीक है, साइकिल कितनी हो रही है? ऑब्वियसली साइकिल भी दो साइकिल हो रही है। ठीक है, अब हमने बोला नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। अब अगर मैं तुमसे बोलूं वेव को यहाँ से यहाँ तक जाने में एक सेकंड लग रहा है, एक सेकंड लग रहा है। ठीक है, एक सेकंड लग रहा है,
तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पे बताओ। मैंने बोला नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकंड, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन होंगे उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। मैंने बोला एक सेकंड में 2 वाइब्रेशन हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2 हुई। वो 2 क्या है, उस 2 को कैसे बताओगे, बोलोगे सर 2 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है, 2 साइकिल पर सेकंड। अब क्लियर है, 2 साइकिल पर सेकंड, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी पूरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं पे आपको लिखा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, कहीं के आपको लिखा है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज, आपको देखिए फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे 5 वाइब्रेशन हो रहे हैं, ठीक है, 5 वाइब्रेशन हो रहे हैं इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में। बोलो अब बात क्लियर हुई, ठीक है। 5 वाइब्रेशन हो रहे हैं एक सेकेंड में, या 5 साइकिल कंप्लीट हो रही है एक सेकेंड में। क्लियर है, क्लियर है, ओके। या आप इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो कि मान लो कोई पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट में जो वेव है वो कितनी देर में एक पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। खैर ये तो आए की बात है, मेन चीज यही है, ठीक है। वाइब्रेशन इन पर सेकंड, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं उसे आप फ्रीक्वेंसी को देखो। मैंने एम्पलीट्यूड बताया, वेवलेंथ बताया, टाइम पीरियड बताया, फ्रीक्वेंसी बताया, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन हम बताएंगे, रिलेशन किसमें बताएंगे हम, कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक छोटा सा रिलेशन हमें देना होता है, ठीक है। रिलेशन को देने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है। अगर मान लो आपसे बोला जाता है कि कहीं पे जो टाइम पीरियड है, जो टाइम पीरियड है वो 5 सेकंड है, 5 सेकंड, टाइम पीरियड 5 सेकंड है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेव है उसको उसको क्या, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। 5 सेकंड का उसे वहां पे टाइम लग रहा है, एक साइकिल 5 सेकंड में वहां पे कंप्लीट हो रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो हमें से याद रखना, सिंपल सी बात है, एक साइकिल पूरा होने में 5 सेकंड लग रहा है। फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं, 5 सेकंड में एक, हाँ ये तो बात हुई, 5 सेकंड में एक वाइब्रेशन हो रहा है, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे होंगे, सिंपल सी बात है, हम करेंगे सीधे 1/5, ठीक है, 1/5 हो जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी उसकी 1/5 हो जाएगी। बोलो ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, ये है उसकी कि 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं, ये है 1 सेकंड की बात। ये तो हमने बोला क्या कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है 5 सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जब मैंने, फिर से समझो, एक सेकंड, फिर से समझो, एक वाइब्रेशन पूरा हो रहा है 5 सेकंड में, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी आपको पता है एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन होते हैं, तो ये कहेंगे एक सेकंड में हम कर देंगे 1/5, इसके लिए हाँ, जब भी वहां पे 5 कुछ भी दे रखा है, ठीक है, तो वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/5। अब यहाँ से हमें एक चीज दिख रही है, मुझे तो दिख रही है, ठीक है, कि सर जो ये फ्रीक्वेंसी है एफ, ठीक है, एफ इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 टाइम पीरियड लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, एफ इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, ये यहाँ पे रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। या आप कह सकते हो कि सर जो ये टाइम पीरियड होता है ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, इनवर्स होता है। पहले यहीं से आप बाद में फॉर्मूला भी बना सकते हो, टी इज इक्वल टू 1/f भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एफ इंटू टी, ये ऐसा हो गया ना, एफ इंटू टी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आपको टी की वैल्यू चाहिए तो एफ को यहाँ ले आओगे, यहाँ ये मल्टीप्लाई आ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एफ आएगा ना, एफ यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा, टी इज इक्वल टू 1/f भी हो सकता है। इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, पहले आपसे शायद उत्तर पूछे ही जाएंगे, लेकिन हाँ हो सकता है आरएमसी लेवल पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ पे याद रखना जो फ्रीक्वेंसी होती है और टाइम पीरियड में कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल होते हैं वो एक दूसरे के, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज थोड़ी बता देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब आपको फ्रीक्वेंसी समझ आ गई तो आपको इजीली वो भी समझ आ जाएगी, ठीक है, कि हम साउंड के टाइप की जरा बात करते हैं। ये जो टर्म्स ये टू वेव थे ये क्लियर होगी, या आप इनको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव कह दो, प्रॉपर्टी ऑफ वेव कह दो, ठीक है। अब साउंड भी वेव है तो ये सारी साउंड के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, ओके। चलो आप थोड़ी लिखते टाइप्स ऑफ साउंड, ठीक है, टाइप्स मार्क करने, चलो इनका भी डाल नहीं सकता, टाइप्स ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड के क्या क्या टाइप होते हैं, देखो फर्स्ट जो टाइप होता है साउंड का वो होता है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। अब श्रव्य कहते हैं इसको, हिंदी में कि श्रव्य कहते हैं, मुझे क्लियर याद नहीं, एक को शायद अब सब एक मतलब 3 टाइप की होती है, एक को हम पराश्रव्य कहते हैं, अब श्रव्य कहते हैं, और एक को श्रव्य कहते हैं, ठीक है। श्रव्य शायद जिसे हम सुन सकते हैं, देख लेना, ठीक है। बाकी इंफ्रासोनिक वेव भी इनको लिखा था, क्योंकि मैंने कितनी बार बोलो कि साउंड भी है एक वेव भी है, ठीक है। अब इंफ्रासोनिक वेव को हम डिनोट कैसे करते हैं,
इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, वो साउंड होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सर क्या होती है, जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी लेस देन, इनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, ये याद रखना, लेस देन 20 हर्ट्ज, मतलब इनकी जिन वेव की फ्रीक्वेंसी, जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी, जिन साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज, उन्हें हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव, हम उनको कह देते हैं। ठीक है, वेट, इंफ्रासोनिक वेव हम उनको कह देते हैं। अब जो इंफ्रासोनिक वेव होती है, इन पे याद रखना, इनको कौन कौन मतलब सुनता है, कौन कौन कम्युनिकेट करता है, तो वो एक तो होता है आपका राइनोसिरस, जिसे आप गैंडा कहते हो, इस पहले लिखते हैं राइनोसिरस, जो भी होती है, आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, राइनोसिरस होती है। और कौन कौन, इसको एलिफेंट भी इसको वो करते हैं, निकालते हैं एलिफेंट, मतलब ये समझ लो अर्थ पे जो मतलब बड़े बड़े वो है ना, बड़े बड़े जो बहुत बड़ी बॉडी है, ठीक है, मेजर जो बॉडी होती है, वो इस वेव को यूज करते हैं। ठीक है, निकालते हैं एलिफेंट। इवन जो अर्थक्वेक वगैरह आते हैं ना, अर्थक्वेक, उसमें भी ये वेव निकलती है, इंफ्रासोनिक अर्थक्वेक। ठीक है, इंफ्रासोनिक वेव भी उसमें निकल सकती है। इंफ्रासोनिक निकलती है, अल्ट्रासोनिक निकलती है, आई एम नॉट श्योर, बता दूंगा बाद में। ठीक है, इस पॉइंट को रहने देना, इस वाले पॉइंट को रहने देना, कुछ भी मत लिख देना, पहले होता भी है कि, लेकिन मुझे थोड़ी डाउट हो रहा है, रहने दो। ठीक है, एलिफेंट के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, व्हेल। बोला ना, जो बड़ी बड़ी बॉडी होती है वो इनको निकालती हैं। तो ये हो गया आपका किसका, इंफ्रासोनिक। सेकंड जो आपकी वेव आती है वो कौन सी आएगी, वो आएगी आपकी ऑडिबल। ऑडिबल वेव और साउंड वेव भी आप इसे कहते हो, ऑडिबल, नाम इसे पता चल रहा है, ऑडिबल, ऑडिबल मतलब जिसे हम सुन सकें। ठीक है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। एच जेड मतलब हर्ट्ज होता है, हाँ, एच जेड मतलब हर्ट्ज होता है। अब इसको हम सुन सकते हैं, ह्यूमन, इसे हम सुन सकते हैं, इसे हम क्या, हम सिर्फ इसे ही सुन सकते हैं, ह्यूमन। ठीक है, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक याद रखना। ठीक है, थर्ड जो आएगा आपका, वो आएगा क्या आपका, अल्ट्रासोनिक। इंपॉर्टेंट है, इसका यूज पढ़ेंगे हम, कई सारे यूज होते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, मोर देन 20,000, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। क्लियर है, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की। अब जो ये अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं, इनको कौन कौन सुनता है, ये निकालते हैं आपके, बैट हो गया, ठीक है, बल्ला नहीं, जो चमगादड़ होता है, ठीक है, बैट हो गया, और डॉग हो गया, है ना, डॉल्फिन एक नाम आता है ना, एक मतलब डॉल्फिन एक मछली टाइप की है ना, समुद्र में रहती है। ठीक है, डॉल्फिन हो गया, ठीक है, या आपके कैट वगैरह हो गया। ठीक है, ये सारे इसको क्या करते हैं, सुन सकते हैं। मंकी वगैरह हो गया, है ना, मंकी बंदर। ठीक है, तो ये है आपकी, फिर से देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, सॉरी मतलब इंफ्रासोनिक जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जो ऑडिबल है उसकी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, और जो अल्ट्रासोनिक है उसकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे पहले 20 हर्ट्ज से लेस आपकी इंफ्रासोनिक हो जाएगी, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आपकी ऑडिबल हो जाएगी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आपकी क्या हो जाती है, अल्ट्रासोनिक हो जाती है। और इन पे एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, इसलिए इनको अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया साउंड का। ठीक है, इसमें अभी और मतलब ह्यूमन का भी हम बताएंगे, ह्यूमन में कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आपको पूरा जानना है कि सर पूरा ईयर वियर के बारे में बता दो, तो कमेंट कर देना, फिर मैं उस पर भी, जैसे हमने ह्यूमन आई के बारे में अच्छे से पढ़ा था, ऐसे हम ह्यूमन एयर के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर आपके डिमांड आएगी तो, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। और इसके बाद थोड़ी इसमें एक दो टॉपिक और, एक ही क्लास हो सकती है शायद, और तो इसमें हम थोड़ी साउंड से, साउंड के मतलब हम कैसे उसे मेजर करते हैं ना साउंड को, वो चीज पढ़ेंगे। जैसे लाउडनेस वगैरह की, साउंड की लाउडनेस क्या होती है, डेसिबल वगैरह आप लोगों ने सुने होंगे, है ना, कि हमें नॉइज, कौन सी साउंड हमें नॉइज होती है, कौन सी साउंड हमें म्यूजिकल लगती है ना। देखा होगा नहीं, कोई अगर बोलता है तो हमें बहुत सुनने में अच्छा लगता है, कोई थोड़ी भी बोल दे तो हम बिल्कुल चिड़चिड़ापन, बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, क्यों आपको मेरी आवाज अच्छी लग रही है और औरों की आवाज अच्छी नहीं लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर कर लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। ओके, तो जो करना है कर लेना।
लाइक लाइक करना होगा तो कर ले, शेयर करना होगा तो कर ले, बाकी देख लेना, ठीक है। मैं बोलता भी नहीं, आपको पता है, ओके, क्योंकि मेरा काम है आपको बेहतरीन बिल्कुल अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट देना, आपका काम है अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ना, और बाकी लाइक शेयर करना आपका काम है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। और मेन चीज, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।